हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन एक एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे जो यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली रीच किया है। दिस इज रिलेटेड टू माइग्रेशन एंड असाइलम सीकर्स। क्या है ये एग्रीमेंट और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में अपन डेप्थ में समझेंगे। सबसे पहले ये एग्रीमेंट यूरोपियन पार्लियामेंट और इनके मेंबर कंट्रीज के बीच में रीच आउट हुआ है। अब यदि अपन माइग्रेशन को समझें तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार 2015 के या उससे पहले से भी माइग्रेशन लगातार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक इशू बन चुका है। इनफैक्ट ईयू के स्पोक्स पर्सन ने रिसेंटली कहा कि आने वाले समय में माइग्रेशन यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वजह से यदि आप ट्रेंड देखोगे तो 2015 पे ये करीब पीक आउट हुआ था जब क्लोज टू 10 लाख माइग्रेशन रिपोर्टेड थे टूवर्ड्स ईयू, 10 लाख इमिग्रेंट्स। और ये उस दौर था जब आईएसआईएस पीक पर था। इसके अलावा यदि आप देखें तो 2020 तक ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे था और फिर 2020 से बढ़कर अभी फिर से एक स्लाइट इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, जहां पर 2023 अभी तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग इमिग्रेट कर चुके हैं यूरोपियन यूनियन में। दैट इज द एक्सटेंट। इसीलिए यदि इमिग्रेशन, खासकर असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज की बात करें तो ये एक बड़ा सा चैलेंज रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो जो लिबिया वाले क्राइसिस पे बात की थी, उसमें एक चीज देखी थी कि सबसे ज्यादा जो रूट फॉलो होता है वो है मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी का। इसमें 3 मेजर राउट्स हैं। एक है वेस्टर्न जो मोरक्को से लेकर स्पेन तक जाता है। ये देखें इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, ये अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर है। इस वजह से ये बहुत ही इजी ट्रांजिट रूट है। इसके बाद भी यहाँ से जो पासिंग होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग होती है बाय द यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही एडिक्वेट है। नैरो पाथवे होने की वजह से मॉनिटरिंग एडिक्वेट रहती है, तो यहाँ से इमिग्रेशन जो गलत तरीकों से होता है, इलीगल तरीके से, वो लिमिटेड है। बट इसके बजाय यदि अपन सेंट्रल राउट देखें जो पर्टिकुलरली ट्यूनेशिया और अल्जेरिया से होता है, वहां से ये 2 मेजर कंट्रीज पे होता है। पहले ये ग्रीस की तरफ होता था जहां पर सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जाते थे, बट जब से ग्रीस ने रेगुलेशन टाइट किए हैं तो ये इटली के आइलैंड ऑफ सिसिली की तरफ होता है। रिसेंटली जो अभी अपन ने एक शिप देखा था ड्राउन हुई थी, वो भी अलोंग द कोस्ट ऑफ इटली की तरफ ही जा रही थी, जिसमें मोर देन 60 पर्सन डाइड। इसके अलावा थर्ड राउट जो है वो है ईस्टर्न राउट जो वाया टर्की से ग्रीस एंड इटली की ओर जा रहे हैं। यानी कि तीनों मेजर राउट्स हैं, बट ये सेंट्रल राउट सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रोबेबिलिटी है जहां से इमिग्रेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा यूज्ड, और यही सबसे ज्यादा डेडली भी है। यदि अपन आगे बात करें, वापस से अपन आते हैं ईयू के एग्रीमेंट के बारे में। तो क्या है ये एग्रीमेंट और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इस एग्रीमेंट में एक बात कही गई है साफ कि जो इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है, वो सिर्फ कोस्टल सिटीज या कंट्रीज की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन की सामूहिक प्रॉब्लम है, कंबाइंड प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप मेजर जो रिफ्यूजीज एक्सेप्ट किए गए हैं, जो मेजर बर्डन हुआ सबसे पहले ग्रीस में हुआ था 2019 या उसके पहले, उसके बाद अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है इटली में, इसके बाद है माल्टा में प्रॉब्लम, और जर्मनी में भी प्रॉब्लम है। तो दीज आर द मेजर कंट्रीज जो अभी तक सबसे ज्यादा ब्रंट ऑफ रिफ्यूजीज बॉर्न किए हैं। अब रिफ्यूजीज बॉर्न करने से 2 प्रॉब्लम ऐसा यूरोपियन यूनियन कहता है। सबसे पहले आप सिंपल सी बात करो, फाइनेंशियल रिसोर्सेस की प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी बात है, यदि आप रखोगे रिफ्यूजीज को तो उन्हें एक प्रॉपर प्लेस देनी पड़ेगी रहने के लिए, बेसिक स्टैंडर्ड्स देनी पड़ेगी, एजुकेशन देनी पड़ेगी, इसके लिए पैसा लगता है। तो ये एक मेजर इशू है। सेकंड जो इशू उठता है वो है जॉब्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट और
एक और इशू जो यूरोप में पर्टिकुलरली कंसर्न है, वो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी इश्यूज है इनसे किया जाएगा। तो इनका सॉल्यूशन क्या निकाला गया है कि अब प्रॉब्लम सिर्फ इन कंट्रीज की नहीं है, तो सबके सब कंट्रीज को कुछ ना कुछ शेयर ऑफ रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी नॉन बॉर्डर कंट्रीज यदि हैं, उनका भी इसमें स्टेक आएगा। जैसे कि लेट अस से कोई रिफ्यूजी ग्रीस में आया, तो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ रिफ्यूजी को आपको नॉन बॉर्डर कंट्रीज ईयू की उनमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यदि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको 20,000 यूरोस पर पर्सन पे करना पड़ेगा एक फंड पे, जो कि इनके देख रेख में लगाया जाएगा। ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। यानी कि पहली बार यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक ऐसे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे माइग्रेशन या रेफ्यूजी इशू को कलेक्टिव ईयू की प्रॉब्लम की तरह देखेंगे और कलेक्टिव सॉल्यूशन की तरफ देखा जा रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बात पे प्रेशराइज किया गया है वो है स्क्रीनिंग सिस्टम। यानी कि जैसे ही कोई रिफ्यूजी बॉर्डर स्टेट पर आएगा तो उनकी कड़ी से कड़ी जितना जल्दी हो सके स्क्रीनिंग की जाएगी। दो चीज है, थॉरो बैकग्राउंड चेक एंड सेकेंड इज एज अर्ली एज पॉसिबल। दीज आर द टू थिंग्स। दोनों के तौर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? जिस जगह पर जैसे सपोज इटली में रेफ्यूजी आया है तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इटली की। दैट हैज बीन मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट। ऐसा पहले भी था, उसी अरेंजमेंट को अभी कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन यहां पर दो तरीके का डिफरेंस किया गया है। कुछ लोगों को हाईलाइट किया गया है जिन्हें कभी भी असाइलम ईयू में नहीं मिलेगा। जैसे कि ऐसे लोग जिन्हें सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, या तो कोई ऐसी कंट्री से आए जहां पर मोर देन 80% प्रोबेबिलिटी है कि इन्हें असाइलम ना मिले। ऐसी कंट्री से फॉर एग्जांपल यदि कोई इंडिया से ईयू में जाए या टर्की से जाए या ऐसी कुछ कंट्री जहां पर प्रोसिक्यूशन कम होता है और एज अ कंसिक्वेंट ईयू में उन्हें रिफ्यूजी या असाइलम स्टेटस नहीं मिलता है, तो इन लोगों को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यदि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो इनके डिपोटेशन के लिए जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट बनाया जाएगा। अब इसे बहुत जल्दी से जल्दी किया जाएगा, ऐसा क्लियरली किया गया है। अब यदि कोई डिपोर्ट करने की बात हो रही है तो डिपोर्ट करने के पहले तक इन्हें कहां रखा जाएगा? डिटेंशन सेंटर में। ये डिटेंशन सेंटर कहां बनाए जाएंगे? ये बॉर्डर एरियाज में बनाए जाएंगे ताकि इनका एंट्री और ये एस्केप ना कर सके। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहेगा। फिर लो सक्सेस असाइलम केस को पहले ही डिटेन कर दिया जाएगा। यानी कि सिंपल शब्दों में यदि अपन समझें तो सपोज दिस इज अ यूरोपियन यूनियन स्टेट जहां पर माइग्रेंट आ रहे हैं, तो जैसे ही माइग्रेंट्स इसमें आए यहां पर कुछ बॉर्डर में डिटेंशन सेल्स बनाए गए, इनको फिल्टर किया जाएगा। एज सुन एज द माइग्रेंट्स आर फिल्टर्ड इन्हें दो पार्ट में रखा जाएगा, यस या नो। यदि नो है तो सीधा सीधा इन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। डिटेंशन सेंटर से डिपोटेशन की बात करी जाएगी। अब डिपोटेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो इनकी ओरिजिनल कंट्री में, या तो बहुत सारे कंट्रीज के एग्रीमेंट हो रहे हैं। जैसे कि इटली का हुआ है अल्जेरिया के साथ, यूके की डील चल रही है रवांडा के साथ, तो इन्हें माइग्रेंट्स को उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में जहां पर एग्रीमेंट है वहां के डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर किया जाएगा। और यदि यस होता है तो कहा जा रहा है इसे स्पीडियर किया जाएगा और इंटीग्रेशन के तौर पर तैयारी की जाएगी। अब दिस इज द एंटायर अरेंजमेंट विच दे हैव कम इनटू। इसके अलावा यदि आप देखो एक एक्सेप्शनल सर्ज रिस्पॉन्स की बात करी गई है। यानी कि जैसे 2015 का जब समय था जब अचानक से सर्ज ऑफ रिफ्यूजीज बढ़े थे, तो ऐसी कंडीशन में एक एग्रीमेंट पे आया जा सकता है जहां पर फ्यूचर रिफ्यूजीज के टेक को रोका जा सकता है और कंसिक्वेंटली
आपस में एग्रीमेंट करके इन्हें टोटली डिपोर्ट किया जा सकता है या फंड में पैसा डालने से एक्सेप्शन किया जा सकता है। यदि देखा जाए सबसे बड़ा जो पॉजिटिव किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहली बार एक इसे कलेक्टिव प्रॉब्लम की तरह देखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने कंडीशन अपने अपने टर्म्स पर या तो रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो कम से कम जो अपन ने बात करी 2 लाख यूरो का कंट्रीब्यूशन करेंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एग्रीमेंट। और जो रिलक्टेंस अभी तक देखा गया है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स जैसे कि जर्मनी अंडर एंजेला मर्कल जब थी तो वो काफी लिबरल रही एक्सेप्ट करने में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स एक्सेप्ट ज्यादा कर रहे थे, अब उनसे बढ़कर एक एग्रीमेंट की तरफ शायद ब्रॉड एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाकी भी ध्यान दें। बट इसके अलावा यदि अपन इश्यूज देखें तो बहुत सारे ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने, रिफ्यूजी ग्रुप्स इंक्लूडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि जो ये लॉ बात की जा रही है ये सदियों पहले, डेकेड्स पहले के जमाने पर पहुंच जा रहे हैं, जहां पर फिर से रिफ्यूजी को एक प्रॉब्लम सोर्स देखा जाता है। दैट इज रिफ्यूजी इज इक्वल टू प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में वापस चले गया है यूरोपियन यूनियन। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस मेंशन्ड है, स्टेप्स मेंशन्ड है जो ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज को नेग्लेक्ट करता है। नंबर 1, यदि अपन बात करें, एक डायरेक्ट एक्सेप्शन दिया रहा है क्राइसिस सर्जन्स के तौर पर, यानी कि जब सर्ज होगा तो रेफ्यूजी लेने से मना किया जा सकता है। दैट इज द नंबर 1। इसके अलावा एक और जो मेजर बात होती है, जब आप फास्टर स्क्रीनिंग की बात करो और जब आप बोलो ऐसे लोग जहां पर 80% चांस है या ज्यादा चांसेस है कि इनको असाइलम स्टेटस नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके से स्टीरियोटाइप कर रहे हो, यानी कि बिकॉज ये टर्की से है, ये फलाना कंट्री से है, इस वजह से इनको नहीं मिलेगा। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उनकी स्टीरियो प्रोफाइलिंग कर रहे हो, आप उनको रेस के बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, ना कि उनकी एक्चुअल कंडीशन के बेसिस पर। ये रेफ्यूजीज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आप जब मेजर डिटेंशन सेंटर की बात कर रहे हो तो डिटेंशन सेंटर में क्या होता है, बच्चों और पेरेंट्स को अलग कर दिया जाता है। वहाँ पे जो कंडीशंस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा खराब रहती हैं, लड़ाई झगड़ा, फाउल ट्रीटमेंट, इलीगल स्मगलिंग, इस तरीके की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इस वजह से सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने की चांसेस है। इसके अलावा जो रेफ्यूजी का एक मेजर प्रिंसिपल होता है वो है नॉन रीफाउलमेंट, यानी कि यदि कोई रिफ्यूजी ड्यू टू द पॉलिटिकल कंडीशन, ड्यू टू द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन रेफ्यूजी स्टेटस मांगने आया है तो उसे डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। बट इस एग्रीमेंट को भी इस लॉ में कंसिडरेशन नहीं दिया गया है, ये एक मेजर फ्लॉ है। इसके अलावा अभी यदि अपन फाइनली देखते हैं तो यूरोपियन काउंसिल और पार्लियामेंट को फाइनली इसे अप्रूव करना पड़ेगा, तभी ये लॉ में आएगा। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2024 में बाय द मिड, यदि सब कुछ सही रहा तो इम्प्लीमेंट हो सके। इट इज़ जस्ट अवर होप कि रिफ्यूजीज जो एक बड़ी प्रॉब्लम है यूरोप के लिए, एक ह्यूमेन सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कभी भी किसी पर्टिकुलर ग्रुप का यदि थ्रेट रहेगा तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब, हर जन की सिक्योरिटी और पीस के लिए थ्रेट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।